हाय एवरीवन, माय नेम इज चंदन एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ यूटिलिटेरियन आईएएस। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है दैट इज ऑफ इंडियन पॉलिटी, जिसमें हम लोगों ने आपको कमिट किया है कि 2000 एमसीक्यूज के क्वेश्चन और आंसर का डिस्कशन करेंगे। सो उस सीरीज में दिस इज गोइंग टू बी 11th वीडियोस, 200 क्वेश्चन अराउंड वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अनदर 20 क्वेश्चन दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 201 to 220. The Parliament. So without wasting time, let us discuss the first question. The Parliament of India exercises control over the functions of Council of Ministers, that is executive, through किस तरह से Council of Ministers जो है ये executive जो है इंडियन सेंट्रल लेवल पे, तो पार्लियामेंट कैसे उनके ऊपर लेजिस्लेचर जो है किस तरह से उनके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं। वी हैव टू टेल द करेक्ट आंसर। सो थ्रू एडजर्नमेंट मोशन, यस, थ्रू क्वेश्चन आर क्वेश्चन पूछ के, थ्रू सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ के, तो यस, ऑल दीज थ्री मेथड्स आर अवेलेबल एट द डिस्पोजल ऑफ लेजिस्लेचर्स और पार्लियामेंट थ्रू विच दे कैन एक्सरसाइज द कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो ऑल थ्री आंसर और all three options are correct and hence D is going to be the most likeable answer. Now we are moving to 202. With reference to the Parliament of India, consider the following statement. Okay, an instructing word is correct. ठीक है, there are two statements that has been given. We'll be reading it. A private member's bill is bill presented by a member of parliament who is not elected but only nominated. No, that's correct. A private member are all those member who are not part of the government, right? So सिर्फ nominated members नहीं, so इस वजह से this is going to be wrong. Recently a private member bill has been passed in the parliament for the first time in its history, so that is also wrong. ठीक है, बहुत सारे प्राइवेट मेंबर बिल पास हो चुके हैं, ऑल्दो प्राइवेट मेंबर बिल को पास करवाना बहुत ही डिफिकल्ट। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड करेक्ट हमको बताना है। सो नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड हेंस डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 20 द फॉर्म ऑफ ओथ of the office of minister for the union of India has been enshrined in, oath जो है यूनियन काउंसिल ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स का वो कहाँ मेंशन है। सो थर्ड शेड्यूल ऑफ कोर्स, ठीक है, सेकंड शेड्यूल में आपके मॉन्यूमेंट्स, फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट्स वगैरह के नाम, यूनियन, फोर्थ शेड्यूल टॉक्स अबाउट योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राज्यसभा सीट। सो सी इज द आंसर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द इंडियन यूनियन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट के ऊपर हम लोग ऑलरेडी वीडियो कर चुके हैं। रादर इंडियन पॉलिटी के आपके सारे लेक्चर्स खत्म हो चुके हैं। सो आर्टिकल 53 इफ यू रिमेंबर, जब प्रेसिडेंट का लेक्चर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द president, right? So 2 is going to be the right answer. 205 we are going to, the president can be impeached on the grounds of violating constitution by, president को कौन impeach कर सकता है? Chief Justice of India? No. The Vice President? No. The Speaker? No. The two houses of the Parliament, right? President का अगर impeachment का process अगर आप जानते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि president के impeachment का क्या process है and hence the answer is going to be the 4th. 206 we are moving to, all the executive power of the Indian Constitution, ठीक है, वेस्टेड विद। सो अब थोड़ा सा आंसर आपका बदलने वाला है, रियल एग्जीक्यूटिव और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव को आपको समझना होगा एंड द आंसर वुड बी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। 207 बिफोर एंटरिंग इन अपॉन हिज ऑफिस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज टू मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ एंड अफर्मेशन। इन दिस ओथ और अफर्मेशन ही स्वेयर्स। 3 स्टेटमेंट हैज बीन गिवन एंड वी हैव टू टेल करेक्ट। तो प्रेसिडेंट को क्या ओथ लेनी पड़ती है, उस ओथ का कंटेंट क्या होता है? टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, यस दैट्स करेक्ट। टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, दैट्स करेक्ट। टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज ऑल्सो ट्रू। सो ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड हेंस डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। नाउ कैन यू टेल मी वन थिंग, प्रेसिडेंट का जो ओथ है वो कहाँ मेंशन है? इज इट मेंशन इनटू थर्ड शेड्यूल? सो जस्ट लेट मी नो कि प्रेसिडेंट का ओथ, इसे भी हम लोगों ने प्रेसिडेंट के लेक्चर में, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब प्रेसिडेंट का लेक्चर शूट हो रहा था 6 से 7 महीने पहले, तो इसे भी मैंने इस पॉइंट को भी कवर किया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज नो पावर टू, राइट। ये क्वेश्चन एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर के रिलेशन में है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है तो इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं अभी, बिकॉज क्वेश्चन जो जम्मू एंड कश्मीर का पॉलिटिकल स्टेटस है हैज़ राइट नाउ बीन चेंज्ड, इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू फुल स्टेट टू यूनियन टेरिटरी एंड दिस क्वेश्चन सीम्स लिटिल ओल्ड, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग इट। 209. Consider the following statement. When a president is to be impeached for the violation of the constitution, no change, ओहो यहाँ no charge होना चाहिए एक्चुअली,
नो चार्ज कैन बी प्रेफर्ड बाय आइदर हाउस unless either house of the parliament, unless two statement has been given and we have to tell the correct statement. Okay, a resolution containing proposal moved after 7 days, it is not the 7 days बट 14 डेज का आपको नोटिस, अगर कब अभी अगर आपको नोटिस मूव करना है तो जो प्रपोजल होगा वो 14 डेज का नोटिस प्रेसिडेंट को देना होगा और तभी आप किसी हाउस में उसे मूव कर सकते हो। बाकी चीज़ें सही है बट दिस स्टेटमेंट, दिस 7 इज रॉन्ग, राइट? सो हेंस दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। द रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 of the total membership of that house, that's correct, and hence 2 only is the right statement, that is B. 20210, consider the following statement. On the expiry of the term of 5 years by the President of India, the outgoing President must continue to hold office. We have to tell the correct and must continue to hold office until his successor enters upon his office. So yes, that's a rule कि President जो outgoing है अगर election time पे नहीं होता so he or she will continue to hold the President office until his or her successor enters into the office. So that's correct. The electoral college for President election consists the elected member of Legislative Assembly of Delhi and Puducherry also. That's correct. And now you have this Jammu and Kashmir also जिनके पास although UT but legislature body भी है. So both the statements are correct and hence C is going to be the right answer. 211, which of the following are not mentioned into the constitution? तो यहाँ हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करेंगे और एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करके जानने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर. सो वेदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज मेंशन इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत बार यूज हुआ है ना, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है. सो यस ऑफ कोर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वुड बी, ठीक है, प्रेजेंट इनटू योर व्हाट यू कॉल कॉन्स्टिट्यूशन. सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर प्रेजेंट है तो आपका दैट मीन्स जस्ट अ मोमेंट नॉट मेंशन पूछा है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज मेंशन इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन. तो वन जहां जहां है आपका जिस जिस ऑप्शन में उसको हटा लीजिए, दैट कैन नॉट बी द आंसर. ओके, फोर्थ को देख, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, चलो मुझे नहीं पता कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं. रेजिग्नेशन ऑफ मिनिस्टर एज एल्सो एस्पिरेंट बीइंग अ नॉर्मल एस्पिरेंट, एवरेज एस्पिरेंट, मुझे नहीं पता कि वेदर रेजिग्नेशन ऑफ मिनिस्टर इज प्रेजेंट इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट. ऑफिस ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये बहुत फ्रीक्वेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए बनाए गए पोस्ट है, ठीक है. तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर जैसी कोई भी चीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. सो दिस इज ऑल्सो नॉट मेंशन्ड इनटू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. दैट मीन्स अगर नॉट एंड नॉट मेंशन्ड इज बीइंग आस्क्ड, दैट मीन्स कि वो आंसर वो आपका होगा जिसमें ये फोर्थ ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होगा एंड फोर्थ ऑप्शन इज अवेलेबल ओनली इनटू द सी. एंड आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ये जानते थे या नहीं, ये जानते थे या नहीं. आउट ऑफ 4 ऑप्शन यू न्यू ओनली 2 ऑप्शंस और आपका एलिमिनेशन टेक्निक से आपका काम हो गया. सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर. सो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेजिग्नेशन ऑफ मिनिस्टर एंड ऑफिस ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इज नॉट मेंशन इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन. 212, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ओके, एंड वी हैव टू टेल द करेक्ट स्टेटमेंट. अब यहाँ भी हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करेंगे, ठीक है, एंड जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा आंसर करेक्ट है, ठीक है. तो करेक्ट बताना, द प्रेसिडेंट कैन नॉट फंक्शन विदाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दैट्स करेक्ट, ठीक है. इसीलिए केयर टेकर गवर्नमेंट रहती है एट द स्टेट लेवल एंड द सेंट्रल लेवल बोथ. ऐसा नहीं होता, ममता दी का अगर इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन में वो जा रही थी, तो ऐसा नहीं कि उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया होगा ड्यूरिंग द इलेक्शन, नहीं. बिकॉज गवर्नर एट द स्टेट लेवल एंड प्रेसिडेंट एट द सेंट्रल लेवल कैन नॉट वर्क विदाउट द सपोर्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है. तो ममता दी अब जीत गई हैं तो उन्होंने अब जाके बोला होगा यूनियन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कि हे गवर्नर को अपना रेजिग्नेशन सबमिट करो, और कल वो स्वीरिंग इन सेरेमनी में जा रही हैं, ठीक है. सो द प्रेसिडेंट कैन नॉट फंक्शन विदाउट काउंसिल, दैट इज करेक्ट, ठीक है. दैट विच इसेंशियली मीन्स, करेक्ट हमें पूछा है, सो आपका या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, ठीक है. ये तो हो ही नहीं सकता. अंडरस्टूड. The Solicitor General is the highest legal authority of the Union Government. Now this is incorrect. क्यों correct है? Because आप सभी जानते हो अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल से ऊपर आपका अटॉर्नी जनरल है अंडर आर्टिकल 76, जो कि हाईएस्ट लीगल एडवाइजर होता है, ठीक है, लीगल अथॉरिटी इनटू द यूनियन गवर्नमेंट. सो आपके आंसर में 2 नहीं होना चाहिए.
योर आंसर शुड नॉट हैव 2, राइट। सो आपका ये पहले बी पहले ही एलिमिनेट हो चुका है, 2 नहीं होना चाहिए, मीन्स ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। द ओनली ऑप्शन दैट यू आर लेफ्ट विद दैट इज ए, ठीक है। सो ए विल बी द आंसर। अब इन दो स्टेटमेंट, अब ये इमैटेरियल है वेदर यू नो दीज 2 स्टेटमेंट or not. So this is what elimination techniques, this is how you use elimination technique, ठीक है। So A is going to be the right answer. Yes, A is the right answer. Which one of the following is not department in the Ministry of Human Resource Development? Department of Elementary, no, this is present. Department of Secondary Education, this is also Department Tech Education, that is a Department of Women and Child Development. नाउ ये WCD मिनिस्ट्री के अंदर आता है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर। ऐसा कोई डिपार्टमेंट MHRD में आपका नहीं है, ठीक है। सो डी इज गोइंग और फोर्थ इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 214 हु डिसाइड्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो ऑफ कोर्स ये आप जानते हो, प्रेसिडेंट एट द सेंट्रल लेवल एंड गवर्नर एट द स्टेट लेवल। President and governor, that is first is going to be the right answer. 215 the vacancy of the office of President of India must be filled up within 6 months, ठीक है। so that is 216 who has the right to seek advisory opinion of the Supreme Court of India on question of law? So of course President who has taken the oath to protect Constitution, to protect and defend the Constitution and laws, वो आर्टिकल 143 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइजरी फंक्शन है उसके अंतर्गत प्रेसिडेंट जो है किसी तरह का एडवाइस ऑन क्वेश्चन ऑफ एनी लॉ can take. 217 by which of the following can the President of India be impeached? By Lok Sabha? No. By Chief Justice of India? No. The Prime Minister? No. But by the Parliament. Hence B is going to be the right answer. ये सब फैक्चुअल आपका ऐसे तरह के इस तरह के क्वेश्चन आपका यूपीएससी नहीं पूछने वाला है, ये तो एक ही लाइन का स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है। बट ठीक है, स्टेट पीएससी में आपके पूछे जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ state government? No. Central government? No. Both the state and the central? No. None of them. So none of them. Actually prime minister, constitution में ऐसा कहीं नहीं दिया गया कि prime minister is actually head of central government. Prime minister is actually head of council of minister, not the. So constitution में ऐसा कहीं नहीं, although आपको लगेगा कि most probable answer should be central government, but ठीक है, मतलब logically central government के head है prime minister, but ऐसा कुछ constitution में कहीं नहीं लिखा गया। prime minister is actually head of council or union council of minister. If the position of president and vice president are vacant, who officiates the president office? So chief justice of India, right? So B is going to be the right answer. 220th, the last question of this video. Who of the following president of India was associated with the trade union movement? अब इसके लिए सिर्फ पॉलिटी की नॉलेज आपको नहीं, रादर आपको पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की भी नॉलेज होनी चाहिए। यू हैव दिस आंसर इज गोइंग टू बी वीवी गिरी, जो कि प्रेसिडेंट भी रहे थे और रेलवे यूनियन के जो मेंबर है रादर चेयरपर्सन वो रहे थे। सो वीवी गिरी, इनका रेलवे ट्रेड यूनियन से जो है वो वास्ता रहा था। सो विद दिस वी आर रैपिंग अप this session, this video of 20 question. In the next video, that is of test 12, we'll be discussing another 20. So with this, bye bye.